नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों की मजबूती समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी करते हुए अमित शाह का केजरीवाल पर जोरदार हमला। बोले, दिल्ली में केजरीवाल ने घोटालों का बनाया है रिकॉर्ड। सीएम आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोली, अरविंद केजरीवाल की जान से मारने की साजिश हो रही है। आतिशी ने सीईसी को लिखा खत। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी को बड़ा झटका। वाईएसआरसीपी नेता विजय साई रेड्डी का राज्यसभा से हुआ इस्तीफा। राजनीति छोड़ने का कर चुके हैं ऐलान। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ रिश्वत मामले में क्लोजर रिपोर्ट की मंजूर। और खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैदराबाद हाउस में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपायों पर खास ध्यान दिया जाएगा। बैठक से पहले पीएम मोदी ने प्रबोवो का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। बैठक के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, इंडोनेशिया भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि देश था। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब हम गणतंत्र के 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं तो इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा है। मैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भारत में स्वागत करता हूं। आज की मुलाकात काफी खास। देखिए, पीएम मोदी हर बात खास ही करते हैं। जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी उन्होंने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति को आमंत्रित किया और इससे एशिया के कई देश चिंतित हैं। कई मुस्लिम देश और खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये आईना है, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां धर्म इस्लाम है ज़्यादातर, सबसे बड़ा मुस्लिम देश, और वहां की संस्कृति सनातन हिंदुत्व के लिए हुए है। अभी भी इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति के ही छाप दिखाई पड़ते हैं। रामायण महाभारत के पात्रों को वो अपना मानते हैं। उनके नाम भी, जितने भी राष्ट्रपति हों, उनके सामान्य लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अरबी संस्कृति को उधार में नहीं लिया। धर्म बदल लिए, उन्होंने मजहब बदल लिया, उन्होंने उपासना के तरीके बदल लिए, लेकिन संस्कृति वही संस्कृति है जो हिंदुस्तान से प्रेरित थी। जब वहाँ पर हिंदुत्व ज़्यादा था, बौद्ध धर्म वहाँ पर प्रसार हो रहा था और 12वीं 13वीं शताब्दी में इस्लाम की वैसे एंट्री के साथ साथ तेजी से बढ़ा, लेकिन वहाँ की संस्कृति अभी भी वही है जो पहले से लेकर चल रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक तरीके से इंडोनेशिया को भी चुना ताकि समुद्री सुरक्षा के लिहाज से या फिर दोनों देशों के जो आगे डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था के सुधार में, आर्थिक लेन देन, व्यापार वाणिज्य, हर क्षेत्रों में वो राष्ट्र हित की बात सोचते हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से भारत में वो आरोप लगाते रहते हैं धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, वो सांस्कृतिक विरासतों को लेकर एक बार चर्चा नहीं करते कि हमने कन्वर्जन तो किया, कन्वर्ट तो हो गए, उपासना के तरीके बदल गए, लेकिन फिर भी क्या हमें अपनी संस्कृति बदलनी चाहिए थी? अरब की संस्कृति उधार में लेकर आना चाहिए था, वहाँ के तौर तरीके अपनाना चाहिए था। ये एक तरीके से प्रधानमंत्री का ट्रिपल अटैक है हिंदुस्तान में और बाहर के उन देशों में जो मुस्लिम और हिंदू के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये बार बार हिंदुस्तान को भी डराने की कोशिश करते रहे कि अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में नहीं करोगे तो फिर मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनावी घमासान तेज हो गया है।
केजरीवाल सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अमित शाह ने आज बीजेपी का संकल्प पत्र का पार्ट 3 जारी करते हुए उन्होंने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। शाह ने मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, शिक्षा, प्रदूषण, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आप पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का जिक्र किया। चुनावों में आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अमित शाह ने आज दिल्ली में 2 रैलियां की और जमकर केजरीवाल और आप सरकार की पोल खोली। अमित शाह ने आज बता दिया है कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ चुकी है दिल्ली चुनावों में। लेकिन बढ़ तो चुकी है और वो बार बार ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि आधा सरेंडर कर चुके हो और आधा आगे कुछ दिन में कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे दावे, वादे और विश्वसनीयता इन तीनों में तालमेल नहीं है। वादा करते हो, वादा करने के बाद चुनाव खत्म होते ही भूल जाते हो। दावा करते हो कि हमने काम किया, जब उन कामों की चर्चा होती है भाग जाते हो। और विश्वसनीयता तुम्हारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुमने 2013 से लेकर 2024 के अंत तक, अभी 25 चल रहा है, ऐसे समय में, इतने सालों में तुमने एक भी ऐसी बात नहीं की जिस पर अरविंद केजरीवाल टिका रह सके। तो ये दावा, वादा और विश्वसनीयता तीनों पर सवाल खड़ा किया है। और उसके बाद ये सो कॉल्ड कट्टर ईमानदारी का ढोंग रखने वाला अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान उन्होंने घोषित कर दिया और बता दिया कि कोई भी विभाग ऐसा नहीं अरविंद केजरीवाल के यहाँ। कोई भी विभाग देख लो, शिक्षा विभाग देखोगे उसमें भी घोटाला है, कूड़ेदान में भी घोटाला करके रखा हुआ है, बिजली विभाग देखोगे उसमें भी घोटाला है, बस खरीद करने में उसमें भी घोटाला है, मोहल्ला क्लिनिक खोला उसमें भी घोटाला, लैब घोटाला से लेकर मोहल्ला क्लिनिक में अपॉइंटमेंट का घोटाला चला। कोई भी ऐसा विभाग केजरीवाल का नहीं है जो घोटालों से अछूता है। इसलिए अब दिल्ली की जनता को ये समझना चाहिए कि परिवर्तन का समय आ गया है और केजरीवाल के उन दावे और वादों को कचरे के ढेर में फेंक दो। इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है, बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है और सरकार जब केंद्र और राज्य दोनों जगह रहेगी तो केजरीवाल जैसे लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी जो बार बार अपने नाकामी के लिए केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ता है। आप सीधे सवाल दिल्ली सरकार के करोगे और उसे जवाब देना पड़ेगा कि हमने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके पास यह बहाना नहीं रहेगा कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। बिल्कुल सही। खबरों में अब बात आतिशी के आरोप की। दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से पंजाब पुलिस की तरफ से वापस ली गई उनकी सुरक्षा बहाल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। आपने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले गंदी राजनीति का सहारा लेते हुए बीजेपी ने केजरीवाल की सुरक्षा हटाने की साजिश रची है। जो आरोप आतिशी लगा रही हैं, इन आरोपों में कितना दम? देखिए, आरोप क्या लगा रही है आतिशी मारलेना और भगवंत मान अपनी जान बचा रहे हैं। आतिशी मारलेना के साथ क्या साजिश चल रही है, कभी वो बात करेंगी? ये दोनों के खिलाफ साजिश करने वाला एक ही व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो ऐसे ट्रैप में फंस गई है, मुख्यमंत्री पद छोड़े तभी भी केजरीवाल उसे टरका देगा। अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोई बेहतर काम, परफॉर्मेंस दिखा दे तभी भी केजरीवाल खतरे में आ जाएगा कि देखो ये हमसे बड़ी लीडर बनती जा रही है, इसे दरकिनार करो। और ये लगता है आतिशी को कि इस चुनाव में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। संभावना तो इस बात की है कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनने नहीं जा रही, बुरी तरह से हार है, लेकिन फिर भी ये सीटों का जो कॉम्बिनेशन बना है, अगर सामान्य परफॉर्मेंस में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गया और आतिशी चुनाव जीत गई अपने सीट से, तो भी आतिशी के लिए समस्या ये है कि चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल आतिशी का पत्ता साफ कर देगा। और उधर भगवंत मान डरे हुए हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, विभव कुमार के ऊपर समस्याएं पैदा हो गई, तो उसके बाद पंजाब की तरफ ध्यान दे रहा है। और दिल्ली में सत्ता गई नहीं, पंजाब की सत्ता अब केजरीवाल के हाथों में हो जाएगी, क्योंकि बिना
ताकत के, पावर के, सत्ता के वो रह ही नहीं सकता। तो ये स्थिति इन दोनों की है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश, उसके खिलाफ साजिश तो तुम लोगों के खिलाफ हो रहा है, और उन साजिशों को कम से कम इनडायरेक्टली भी तो इशारा करो। मीडिया में बिना नाम बताए हुए भी खबरें चलती है, तो ये तो बताओ कि तुम्हारे खिलाफ जो साजिश हो रही है, तुम दोनों उस साजिश के लिए क्या समाधान निकाल रहे हो। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकता, ये अटैक भी खुद ही करवाएगा, ये परेशानी मोल खुद ही लेगा, ये विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर है। इसलिए ये जो दोनों निकल कर बाहर आए हैं, इसका मतलब है कि दोनों का नंबर अब आ चुका है केजरीवाल की नजरों में, और इसलिए ये ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम अरविंद केजरीवाल के पैरों पर ही बैठे रहेंगे, हम उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल। और खबरों में अब आगे का रुख करते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता और पार्टी महासचिव वी विजय साई रेड्डी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की, साथ ही राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विजय साई रेड्डी ने स्पष्ट किया कि वो किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहे। वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के करीबी सहयोगी और वाईएसआर परिवार के वित्तीय सलाहकार विजय साई रेड्डी ने कहा है कि उनका फैसला पूरी तरह से निजी है। क्या वाकई में ये फैसला निजी है या कुछ और कारण? देखिए, निजी फैसला क्या होता है? ये निजी फैसला भी अगर है तो उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। अब सदस्यता से इस्तीफा दिया है तो इसका मतलब बाई इलेक्शन होगा बचे हुए समय के लिए, और बाई इलेक्शन होगा तो उसमें आंध्र प्रदेश में वाईआरएससीपी के पास इतने विधायक ही नहीं है कि फिर से राज्यसभा में भेज सके, यानी कि एनडीए का एक और सीट बढ़ गया। ये सीट जाएगी टीडीपी के पास, क्योंकि इससे पहले 3 राज्यसभा सांसद वाईएसआरसीपी के राज्यसभा की सदस्यता छोड़ चुके हैं, और वो तीनों में से 2 टीडीपी में ज्वाइन कर लिया, 1 बीजेपी ज्वाइन किया, और तीनों के बाई इलेक्शन में जीत हुई। उसके बाद एनडीए का 3 का आंकड़ा बढ़ गया, 3 राज्यसभा में बढ़ गए। ये चौथा सांसद है राज्यसभा का जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का जिसने इस्तीफा दे दिया है। अब वो संन्यास ले लें, राजनीति छोड़ दें, घर में बैठ जाएं, लेकिन वो सीट तो अब एनडीए में चली गई। ये पूरा मामला जो चल रहा है जगनमोहन रेड्डी के साथ और इधर उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ, ये दोनों पार्टियां ऐसी थी जो पिछले 10 सालों से मुद्दा आधारित समर्थन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को दिया करते थे। पीएम को मुद्दा आधारित समर्थन देते थे, न वो एनडीए का हिस्सा रहे और न ही इंडी अलायंस का। तो इसलिए जब ये चुनाव में हार के बाद, यानी उड़ीसा में भी नवीन पटनायक की पार्टी खत्म, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास, वो बौखला गए। उधर जगनमोहन रेड्डी की सत्ता चली गई, मुख्यमंत्री नायडू बन गए, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए। तो उनके जो सांसद, जो लोग ये सोच रहे थे इतने समय से कि केंद्र में हम समर्थन करते हैं पीएम मोदी का, वो अब धीरे धीरे आउट हो रहे हैं। 2 राज्यसभा सांसद उड़ीसा में पिछले 3 महीनों में इस्तीफा दे चुके हैं, और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। दोनों का बाई इलेक्शन में फिर से राज्यसभा मिल गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बीच 3 राज्यसभा सांसद झोली में बैठकर मिल गए 2 राज्यों से, और टीडीपी को 3 राज्यसभा सांसद मिल गए। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का 6 का आंकड़ा इस बीच बढ़ गया है, और धीरे धीरे यह आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल, ये दोनों पार्टी में एक भी राज्यसभा सांसद नहीं रहेगा। एक बार अगर 4-5 इस्तीफा देता है तो बाई इलेक्शन में 1-2 सीट इन लोगों को मिल जाती। एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, एक एक करके बाई इलेक्शन हो रहा है, तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी टीडीपी की है। उन लोगों के झोली में राज्यसभा सीटें जा रही है, और यही पूरा इक्वेशन है जो कि आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों के आखिर में बात मुश्किलों में फंसे कर्नाटक के सीएम के। निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े रिश्वत मामले में कर्नाटक के लोकायुक्त पुलिस की दायर क्लोजर रिपोर्ट मंजूर कर ली है। ये मामला भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के लगाए आरोपों पर आधारित था। बीजेपी नेता ने सिद्धारमैया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बेंगलुरु टर्फ क्लब में एक प्रबंधक की नियुक्ति के बदले मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 1,30,00,000 रुपए लिए थे और इससे पहले विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को मामले को फिर से खोलने और जांच करने का निर्देश दिया था, जिससे सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में सियासी संकट बढ़ता जा रहा है। देखिए, सिद्धारमैया मजबूर हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही पहली बार उन्होंने कहा कि देखो, सत्ता का संघर्ष यहां डीके शिव कुमार के साथ चल रहा है, मुख्यमंत्री बदलने की बात हो रही है, फैसला आला कमान के हाथों में है। अब आला कमान के हाथों में है तो इसका मतलब सिद्धारमैया प्रेशर डालेंगे, दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाने के लिए इन्होंने पिछले 1 महीने में जितने ओबीसी और SC ST कैबिनेट के मेंबर थे, यानी कि उनके मंत्री, सबके घर पर जा जाकर मीटिंग की, सबको अपने साथ लाने की कोशिश की। और कैबिनेट के मेंबर का मतलब होता है कि एक मंत्री है तो उनके इर्द गिर्द 8-10 विधायक भी हैं। उनका अगर पावर ही नहीं रहेगा तो उन्हें मंत्री क्यों बनाया जाएगा? वो एक बड़े लीडर है, इसलिए मंत्री बनाया गया है। अब उन लोगों के माध्यम से ये विधायक दल में अपना वर्चस्व चाहते हैं, ताकि अगर आला कमान का फैसला आए भी तो फिर उसको इग्नोर करने में यहां की ताकत दिखाई जा सके। तो अभी उन्होंने संकेत दिया कि सत्ता का संघर्ष चल रहा है, सीएम बदलने की बात हो रही है। इससे पहले 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई मुडा के मामले में। लोकायुक्त के खिलाफ ये हाईकोर्ट में पहले भी जा चुके थे। इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया कि नहीं, जांच तो होगी। जांच में क्लोजर रिपोर्ट आ गई है। उधर मुडा मामले में चार्जशीट दायर होना है। तो ऐसे संकट में सिद्धारमैया करप्शन के मामले में घिर चुके हैं कि उनको लग रहा है कि कभी भी दिल्ली से फरमान आ सकता है, क्योंकि डीके शिव कुमार भी लॉबिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। डीके शिव कुमार अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद वहां नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस नहीं करती है, आला कमान सिद्धारमैया के पक्ष में रहते हैं, तो ज्यादा सब्र डीके शिव कुमार के पास नहीं है। वो भी अपना रास्ता देख रहे हैं कि हम कैसे और कितने विधायकों को यहां से तोड़ें, ताकि आगे सीएम या डिप्टी सीएम बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल सेकुलर हो या फिर साथ में निर्दलीय विधायक हो, इन लोगों के सहयोग से सत्ता मिल सके। यही कांग्रेस के अंदर चल रहा है और कर्नाटक में भी सत्ता का यही संघर्ष चल रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।